ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में जो प्रत्याशी हैं उनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं असंतोष के स्वर हैं। कांग्रेस में खुद उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका यह कहना है कि आलाकमान इंटरफेयर कर रहा है, लोगों से फीडबैक ले रहा है और ये जो नाम निकल के आ रहे हैं इनमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है, बल्कि लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली की तरफ से फिक्स किए गए नाम है। बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में भी असंतोष के स्वर उस वक्त दिखाई दिए जब भूपेंद्र यादव का नाम राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। इस पर कोलायत से विधायक देवी सिंह भाटी ने बाहरी का मुद्दा उठा दिया और अपनी ओर से विरोध जताना शुरू कर दिया। सारे विधायकों को रखो, फिर बात करते हैं। अलग क्या मतलब है, जब आपको भीड़ चाहिए सुनवाई के लिए विधायक दल को बुलाया, अब करो अपनी मनमर्जी। विधायकों को रखो, फिर बात करते हैं। अलग यार, आप देखो ये राजनीति वाली बातें कर रहे हो। सारे विधायकों को रखो, फिर बात करते हैं। अलग यार, आप देखो ये राजनीति वाली बातें कर रहे हो। कोई परिचय नहीं करा आपने, तो ये कोई बात नहीं क्या साहब? आप तो सीधा कह दिया कि नॉमिनेशन पर फला और दस्तखत कर दो, आप परिचय नहीं कराओगे। परिचय तो होना चाहिए साहब। उसके बाद में तो हमें पता है कि ना तो कोई राजस्थान की बात वहां उठाता है राज्यसभा में। आज चाहे राजस्थानी भाषा हो, चाहे हमारे प्रदेश को विशेष दर्जा देने की बात हो, कोई भी बात वहां पर जाके नहीं करता। जो भी वोट लेके गए आए, महानुभाव ठीक है, पार्टी का निर्णय हमें मानना पड़ेगा, लेकिन कम से कम बाद में कहीं पकड़ में तो आए, कोई जिम्मेवारी तो लो। सुनवाई के लिए विधायक दल को बुलाया, अब करो अपनी मनमर्जी। हमें तो यही था साहब, आप सुनो चाहे ना सुनो, अब ये बात बात है, इसलिए विधायक दल को रखो यार, बात की। देवी सिंह भाटी का कहना था कि बाहरी उम्मीदवार केवल चुनावों के वक्त दर्शन देते हैं, कार्यकर्ता को उनके बारे में पता तक नहीं होता। इतना सब होने के बाद जब माहौल गर्मा गया तो प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भूपेंद्र यादव का परिचय कराना शुरू किया। गवर्नमेंट कॉलेज से एलएलबी की परीक्षा पास करने के बाद फिर हरियाणा जाकर वहां कुछ दिन वकालत की, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और संगठन के विचार परिवार के नाते से शुरू से संघ के स्वयंसेवक तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, संघ के संपर्क में आए, विद्यार्थी परिषद में काम किया और वहां गवर्नमेंट कॉलेज छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के सहमंत्री रहे। बाद में संगठन ने दायित्व दिया अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का, उसके राष्ट्रीय मंत्री और फिर राष्ट्रीय महामंत्री के नाते 10 वर्ष तक। बाहरी का मुद्दा हावी होने के बाद भूपेंद्र यादव ने भी अपने आप को स्थानीय बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो भले ही बाहर रहते हों लेकिन राजस्थान को नहीं भुला सकते। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का पढ़ा हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जोधपुर और वहाँ के बहुत के बीच में आके खड़ा हुआ हूँ, और मेरे को इस बात से कोई इनकार नहीं है कि मेरा जन्म अजमेर में हुआ और 93 में शिक्षा पूरी करने के पश्चात मैं चला गया। मैं सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करी, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, राम जन्मभूमि में दायित्व दिया, राम सेतु में दायित्व दिया, कर्नाटक वाले इश्यू में दायित्व दिया, सारे विषयों का मैंने लीगल कोऑर्डिनेशन किया। भगवान की अपार कृपा। तो जिस तरीके से एक माहौल बना, बाहरी का मुद्दा हावी हुआ, इसके बाद से जितने भी बड़े नेता थे सभी ने कहीं ना कहीं ये बात कही कि भूपेंद्र यादव बाहरी नहीं बल्कि राजस्थान से जुड़े। प्रताप जी, क्या लगता है आपको, जब इस मुद्दे के बारे में आप पहले भी कह चुके हैं कि ये सब कुछ दिल्ली से ऊपर से निकल करके बात आ रही है, इसी वजह से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के बारे में अगर बात करें, इस तरीके का विरोध उठना वो ये बताता है कि यहां भी संगठन और सत्ता में काफी एक संगठन और जो ऊपर के और नीचे का जो धड़ा है उसमें काफी एक गैप है। बिल्कुल दीपक, साफ तौर पे जाहिर है कि भूपेंद्र यादव को लेकर जिस तरह की दलील दी जा रही है, खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ही कहीं सहमत नहीं दिखाई दे रहे थे। लग रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था खुद भी दावेदार थे। दीपक पिछले 2 बार से लगातार दावेदार हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को नकारा जा रहा है। जो राजस्थान में पिछले लगातार 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनकी दावेदारी को नकार कर भूपेंद्र यादव को इसलिए दे दिया गया कि वो पार्टी के कुछ संगठनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, यानी कि एक प्रोफेशन करते हैं, इसलिए उनको दे दिया गया। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि राजस्थान के लिए जिस उद्देश्य को लेकर राज्यसभा गठित की गई, राजस्थान, जैसा देवी सिंह भाटी ने सही उठाया दीपक, कहा उन्होंने, राजस्थान की जब बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। राजस्थान की बात आती है तो ये राज्यसभा में नहीं होते हैं। जब राजस्थान को विशेष दर्जा देने की बात आती है तो ये और किसी काम में मशगूल होते हैं। ये
इनकी केवल लाइन एक होती है कि दिल्ली का आला कमान जो कहेगा उसी लाइन पे चलते हैं। कहीं भी राजस्थान की आवाज़, राजस्थान के लोगों की आवाज़, राजस्थानी की आवाज़ जो दिल्ली में दब जाती है, अभी भी दबी हुई है, केवल इसीलिए होता है। दीपक, यहाँ से नजमा हैपतुल्ला जा चुकी हैं, यहाँ से अभी राम जेठमलानी है, यहाँ से और भी न जाने कितने कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसे लोगों को यहाँ से राज्यसभा में भेजा जिन्होंने कभी भी अपनी राजस्थानी पहचान नहीं बनाई। अभी आनंद शर्मा जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो राजस्थान से हैं, रहने वाले हिमाचल के हैं। हिमाचल में जीत के नहीं आ सकते तो राजस्थान में आ गए। आखिर में राजस्थान या दूसरा और भी कोई प्रदेश आलाकमान की मर्जी पर किस तरह से ऐसे ढोता रहेगा इन नेताओं को? राजस्थान की आवाज को आखिर में राज्यसभा में कौन उठाएगा? राजस्थान की बात को आखिर में कौन रखेगा राज्यसभा में? ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा संवैधानिक जो मान्यता है उसके अनुसार तो राज्यसभा में ऐसे लोग जाने चाहिए जो अपने राज्य की बातों को दमदार तरीके से सरकार के सामने रखें। लेकिन बात यह आती है कि वो आलाकमान की बात को अपनी पार्टी में रखने के लिए ऐसे चमचे ढूंढे जाते हैं और उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और अभी इसी खबर पर बीजेपी में जिस तरीके से एक बाहरी का मुद्दा उठा, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान। ऐश्वर्य, जिस तरीके से भूपेंद्र यादव का एक विरोध शुरू हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो राजस्थान के ही हैं, उनका परिवार राजस्थान का ही है, वो राजस्थान का दौरा करते रहते हैं, क्या लगता है आपको? बात सही है, लेकिन राजस्थान की सक्रिय राजनीति की बात यहाँ पर उठकर आई थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान से वो ताल्लुक रखते हैं, इससे कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने विरोध में दर्शाई थी, उनका कहना था कि राज्य की सक्रिय राजनीति से जो जुड़ा नहीं हो और जिसे बीजेपी के 80 विधायकों में से आधे से ज्यादा जानते नहीं हो, उसे हम कैसे स्वीकार कर लें। जी ऐश्वर्य, अगर जैसे देवी सिंह भाटी की तरफ से विरोध के स्वर मुखर रूप में देखने को मिले, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में काफी सारा धड़ा और भी ऐसा है, पार्टी में और भी ऐसे संगठन का एक हिस्सा है जो कि ये चाहते हैं कि भूपेंद्र यादव की जगह किसी और का नाम लिया जाता? बिल्कुल, बहुत दबी जुबान से वो कहते हैं। एक पार्टी में निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ जो नेता हैं वो दबी जुबान से कहते हैं, मीडिया में नहीं कहते, लेकिन दबी जुबान से एक बात कह रहे हैं कि इसको पैराशूटी उम्मीदवार को क्यों लाया गया, इससे अच्छा तो राज्य की सक्रिय राजनीति में जो थे वो ज्यादा बेहतर हो सकते थे। ऐश्वर्या, तुम्हारी बात हुई होगी अरुण चतुर्वेदी जी से और वसुंधरा जी से, वो मीडिया के सामने तो निश्चित तौर पे अपने पार्टी आलाकमान की लाइन पे ही बोल रहे हैं, लेकिन अलग से जब बात हुई तो उनका क्या कहना था इस विषय में? उनका कितना योगदान है भारी आदमी को यहां थोपने में? अलग से ज्यादातर लोगों ने अगर बात की तो वही बात निकलकर सामने आई कि एक बात तय सी है जिसको माना जा रहा है कि कई सारे नेता ऐसे हैं पार्टी के जो आपसी खींचतान चल रही थी, कई लोग अपनी दावेदारी जता रहे थे। ऐसे में संघ धड़े ने अपने इस उम्मीदवार को जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, बाद में उसके बाद विधि संकाय का कार्य देखा, पार्टी से जुड़े हुए केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैंडल किए, उसको जिम्मेदारी दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एक चर्चा ये भी है कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली अपनी बाजी मार ले गई। इस तरह की अगर बात भी सामने आ रही है। ऐश्वर्या, शायद कहानी ये 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर अपनी बाजी मार ले गया, असली शायद कहानी तो यही है। ऐश्वर्या, क्या लगता है? बिल्कुल सही फरमाया। हाँ ऐश्वर्या, क्या लगता है कि वसुंधरा राजे जो उनका क्या मानना है, क्योंकि उनके गुट का क्या मानना है? उनकी गुट की ओर से ऐसा कहा जा रहा था सुबेश मरिया का नाम है, जगदीप धनखड़ का नाम है और डॉक्टर महेश चंद शर्मा का नाम लिया जा रहा था। उधर सुनील भार्गव भी दावेदारी में थे, अरुण चतुर्वेदी दावेदारी में थे, ओंकार सिंह लखावत दावेदारी में थे। आखिर में इन सब को नजरअंदाज करके, जो कि ये सारे के सारे बड़े सक्रिय नेता हैं राजस्थान के, आखिर में भूपेंद्र यादव को लाने के पीछे जो ये बड़े नेता हैं, क्या सहमत दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल प्रताप जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बड़े नेता हैं वो सहमत नहीं दिखाई दे रहे, तो दूसरी तरफ सहमत दिखाई दे रहे हैं। मीडिया का जब कैमरा सामने घूमता है तो सहमति व्यक्त करते हैं, गर्दन हिलाते हैं, लेकिन बड़ी अनमने से मन से गर्दन हिलाते हैं कि हमने स्वीकार किया है। दूसरी तरफ अब पछता भी रहे हैं कि अगर हम लड़ाई नहीं करते तो शायद कुछ बात बनती। लेकिन एक बात जो निकल के सामने आई, आज जो चर्चा थी वो बिल्कुल नई बात को लेकर चर्चा थी कि वसुंधरा राजे जो है उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध जो था, वसुंधरा राजे का विरोध जो था वो देवी सिंह भाटी की जुबान पे चढ़ के आया। ऐसी भी बातें निकल के सामने आई। लेकिन एक बात तय है कि ये विरोध
बहुत जोरों से है। और अरुण चतुर्वेदी ने एक बयान दिया, वो बयान भी कई सवाल खड़े करता है। अरुण चतुर्वेदी बोले कि शायद पार्टी ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं टीस उसके मन में भी थी, अरुण चतुर्वेदी के मन में भी टीस थी, कहीं ना कहीं उनके मन में भी टीस थी। धन्यवाद ऐश्वर्या। तो दीपक, बात ये थी, जो बात जुबान पर देवी सिंह भाटी अपनी खांटी राजनीति के कारण ला सके, वो कोई दूसरा नेता नहीं ला सकता था। आला कमान का डर देवी सिंह भाटी को नहीं रहा है कभी भी। वो जिस तरह से अपनी राजनीति करते हैं उसमें वो बहुत बेखौफ राजनीति करते हैं, और पार्टी के मंचों पर वो लगातार इस तरह के तमाम बातों का अपने विरोध दर्ज कराने में कभी कोताही नहीं बरतते। लेकिन जो देवी सिंह भाटी की जो बात थी, वो ज़्यादातर राजस्थान के नेताओं के दिलों की बात थी, जो देवी सिंह भाटी के लबों से उतर कर आ गई। प्रताप जी, क्या लगता है आपको कि ऐसी आवाज जैसी देवी सिंह भाटी की आवाज बीजेपी में सुनाई दी, कांग्रेस में भी ऐसी आवाज सुनाई देने की कोई उम्मीद थी, कोई आशंका थी? देखो दीपक, बात यह है कि जहां तक कहा जाए, कांग्रेस में आलाकमान का डर बहुत बड़ा डर है। यदि आलाकमान एक बार तय कर देता है तो कोई भी खुलकर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये बात कांग्रेस के लिए एक बहुत सही और एकदम साफ है कि एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कलम से यदि कोई बात निकल जाए तो उसका विरोध करने का साहस कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है, और उनकी बात को वो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य की तरह उसको मानना उनके पत्थर की लकीर बन जाता है। लेकिन जहाँ तक अंदर की बात करें, अंदर तो कांग्रेस के अंदर बहुत सुखबुगाहट है, जो दिखाई दे रही है। खुद डॉक्टर चंद्रभान प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है, कांग्रेस के अंदर सुखबुगाहट है, कांग्रेस के अंदर मंथन हो रहा है, कांग्रेस के अंदर हलचल है। इसीलिए आलाकमान एक एक जिले के अध्यक्ष और महामंत्री को बुला रहा है, इसीलिए आलाकमान विधायकों को वहां बुला रहा है। विधायक भी टोले में जाकर अपनी बात सुना रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उठा पटक चल रही है। यानी कि जो विरोध है, जो विद्रोह है, वो कहीं और दूसरी तरह से निकल रहा है। आलाकमान का विरोध तो हो नहीं सकता, तो और कहीं ये विरोध निकलता हुआ नजर आ रहा है। विरोध है, दोनों ही पार्टियों में विरोध है, भले ही दबी जबान में विरोध हो, लेकिन विरोध साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है, भले ही पार्टी कुछ भी कहती हो। जब बात की गई इन उम्मीदवारों से, जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कहीं पर कहते हैं कांग्रेस में आरोप लगा कि उन्हें बार बार रिपीट किया जा रहा है, वहीं बीजेपी में आरोप लगा कि ये बाहरी हैं। जब इनसे पूछा गया कि राजस्थान के लिए क्या करेंगे, तो इन्होंने सब ने अपने अपने तर्क दिए। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि राजस्थान से जाने वाले लोग राजस्थान पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लग करके काम करेंगे। उपलब्धता सबसे बड़ा सवाल है। बाहर के लोगों के सामने राज्यसभा के सांसद पहले भी यहाँ नहीं आए हैं, यही सबसे बड़ा विरोध है। मेरा कर्म आपको आने वाले समय में इसका जवाब देगा। सर, राजस्थान में पानी जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। निश्चित रूप से मैं अपने सारे विधायकों से मिलकर के उनके साथ सारे विषयों को समझ के मैं पूरी गंभीरता के साथ उस विषय को। तो भूपेंद्र यादव सफाई देते हैं और कहते हैं कि वो राजस्थान के साथ हैं और रहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को तो स्वीकार किया कि वो दिल्ली में समय बिताते हैं, लेकिन उनका राजस्थान उनकी हमेशा प्राथमिकता में रहा है, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। दिल्ली का निवासी शुरुआत से रहा हूं, लेकिन राजस्थान से कभी दूर नहीं रहा हूं, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान से संबंधित कोई भी मुद्दा होगा तो वो मेरे लिए अहमियत रखता है, इससे जुड़े मुद्दों का। और जो मैंने प्रयत्न किया है, लगभग 400 साढ़े 400 सामाजिक कल्याण के प्रोजेक्ट्स में, विशेष रूप से कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, उनको अब अगले 6 वर्षों में और व्यापक कैसे बनाया जाए और आगे कैसे ले जाया जाए, उसके प्रति नरेंद्र बुढ़ानिया ने भी कहा कि राजस्थान विकास के लिए वो हमेशा काम करते रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तब भी मेरी प्रायोरिटी राजस्थान के लिए थी, और मेरा पहला मेडल स्पीच जो था वो राजस्थान को विशेष दर्जा देने के लिए और राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के लिए मेरा मुद्दा था। और इस मुद्दे को हमारे लोकसभा के सदस्यों ने लोकसभा में उठाया और हमने इस मुद्दे को राज्यसभा में बहुत ताकत के साथ उठाया। मुद्दा रहेगा कि राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए और हमारी रिफाइनरी जो है। प्रताप जी, अगर अभी राजस्थान की जनता इन वक्तव्यों को सुन रही होगी तो वो तो सोच रही होगी कि वाकई में उनके जो नेता हैं राज्यसभा में जो उनका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, उनको राजस्थान के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। दीपक, मुझे तो याद आता है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो ये चुनाव का माहौल है, चुनना बहुत ज़रूरी है। अब तो निर्वाचन लगभग तय भी हो चुका है, क्योंकि 3 सीटें हैं और 3 ही प्रत्याशी हैं, तो कुल मिलाकर निर्वाचन अब तय भी हो चुका है। तो उससे पहले निर्वाचन की पूर्व संध्या को
अगर कोई वादे कर भी